हेलो साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। आई होप उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए हम 100 टॉपिक सेलेक्ट किए। 100 टॉपिक्स में यूपी आरओ और एआरओ एग्जाम जो आपका होने वाला है, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है आयोग द्वारा, 11 फैब को यह एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो आपके पास काफी कम टाइम बचे। इस आधार पे हमने 100 टॉपिक्स आपके लिए सेलेक्ट किया। उस 100 टॉपिक्स में से हम आपके काफी ज्यादा टॉपिक पढ़ा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए और कुछ जो टॉपिक्स बचे हैं उसको हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। इस आधार पर हमने एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं भारत के आपके सामने, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला पार्ट होगा कंपनी का शासन और दूसरा पार्ट होगा सम्राट का शासन। तो जो कंपनी का शासन होगा 1773 से लेकर 1858 तक होगा, और सम्राट का जो शासन होगा वह 1858 से लेकर के 1947 तक होगा दोस्तों। क्या कारण होता है कि कंपनी का शासन चेंज होकर के सम्राट के शासन में कन्वर्ट हो जाता है 1858 में? ऐसा क्या होता है? क्योंकि 1857 की एक महान क्रांति होती है भारत में, आपको जो पता है। इस महान क्रांति ने भारत में एक बहुत बड़ा चेंज लाया, और उस चेंज के तहत ही कंपनी ने, अब कंपनी के पास यह ताकत नहीं थी, कंपनी के पास यह सामर्थ्य नहीं था कि वह भारत में शासन कर सके। इसलिए उसने अपना सारी पावर, अपनी सारी व्यवस्थाएं हैंडओवर कर दी किसको? सम्राट को। क्योंकि अब यहां की इंडिया अर्थात जो भारत की जनता थी वह लगातार मांग कर रही थी कि हम सम्राट के अधीन रहना चाहते हैं, ना कि हम कंपनी के अधीन। तो इसलिए अब सम्राट पर भी दबाव पड़ता है यहां की मांग को देखते हुए, और सम्राट जो है 1857 में, 1858 से लेकर 1947 तक अब हमें सम्राट का शासन देखने को मिलता है दोस्तों। 1857 की महान क्रांति के बारे में आप इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम कंपनी के शासन को सबसे पहले पढ़ेंगे, जो 1773 से लेकर 1858 था। लेकिन कंपनी के शासन के पहले हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी बनाई ही क्यों गई, अर्थात कंपनी के इतिहास को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम कंपनी के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले कंपनी का इतिहास क्या था दोस्तों। आइए हम सीधे कंपनी के इतिहास की तरफ रुख लेते हैं। तो जैसा आपको पता है कि कंपनी का इतिहास दोस्तों, तो कंपनी के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो कंपनी की स्थापना कब होती? 1599 में दोस्तों। 1599 में कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना हो जाती कब? 1599 में दोस्तों। अब कंपनी की स्थापना होती, कंपनी की स्थापना की क्यों जाती? कंपनी की स्थापना का रीजन क्या होता है? भारत के साथ व्यापार करना, या जो ईस्ट एशियाई देश हैं उनके साथ व्यापार करना। किसके साथ व्यापार करना? स्थापना का कारण, स्थापना का कारण था ईस्ट एशिया के देशों के साथ व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। इस ईस्ट एशिया देशों में कौन कौन थे? आपका श्रीलंका था, आपका प्यारा भारत देश, और आपका पड़ोसी मुल्क चीन था इसमें। तो यह सारे देश इसमें आते थे, और भी अन्य देश थे जहां पे यह व्यापार करते थे दोस्तों। तो लेकिन मेजर यही 3 देश थे, आपको मैंने बता दिया। आइए हम देखते हैं कि जो कंपनी की स्थापना होती है, कंपनी की स्थापना के बाद कंपनी कैसे भारत में व्यापार के लिए पहुंचती है। तो 31 दिसंबर 1600 को, कब? 31 दिसंबर 1600 को जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को एक एकाधिकार पत्र दिया। इस एकाधिकार पत्र में क्या था दोस्तों? इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। एकाधिकार पत्र में था कि आप ईस्ट एशियाई देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार का अधिकार देता है कौन? महारानी एलिजाबेथ देती हैं। किसको? जो कंपनी का गठन होता है 1599 दोस्तों। जब 1599 में दोस्तों कंपनी का गठन होता है, तो उस समय कंपनी का नाम क्या होता है? कंपनी का नाम होता है क्या? कंपनी का नाम होता है कंपनी ऑफ मर्चेंट्स
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज दोस्तों। तो यह प्रारंभिक कंपनी का नाम था, लेकिन कंपनी को ईआईसी के नाम से, ईआईसी के नाम से कब से जानते हैं दोस्तों? कंपनी को ईआईसी का नाम जो मिलता है, यह मिलता है 1833 में कंपनी को ईआईसी का नाम था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम कंपनी को 1833 से जानना शुरू करते हैं। उसके पहले हम इसे कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज के नाम से जानते थे हम कंपनी को दोस्तों। आई तो पहले दोस्तों यह 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें अधिकार दिया, और बाद में यह अधिकार पत्र जो है 20-20 वर्षों के लिए मिलने लगा, और 20-20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र अर्थात 20-20 वर्ष पर यह अधिकार पत्र को पुनः रिव्यू कराया जाता था, पुनः रिव्यू होता था, अर्थात उनको पुनः रिन्यू कराया जाता था, ताकि वह भारत या श्रीलंका, चीन या ईस्ट एशियाई देशों के साथ भारत के साथ व्यापार कर सके दोस्तों। यह घटनाक्रम जो अर्थात जो एकाधिकार पत्र का जो घटनाक्रम रहता है, यह इनको यह काम जो मतलब मिलता है, यह 1600 से लेकर आप दोस्तों देखेंगे 1833 तक, 1600 से लेकर 1833 तक इन्हें एकाधिकार पत्र मिलता रहा। एकाधिकार पत्र कब तक मिलता रहा? एकाधिकार पत्र मिलता रहा कब? 1600 से लेकर 1833 में। अब सॉरी दोस्तों 1813 में, 1813 तक। 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर चोट होनी शुरू होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता दोस्तों? क्योंकि अब 1813 तक आते आते ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का घटनाक्रम स्टार्ट हो चुका था। अब वहां के जितने भी अन्य जो व्यापारी थे, वह चाहते थे कि वह भी भारत के साथ या ईस्ट एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सके, और जितने भी व्यापारी थे, और उसी समय इंग्लैंड में चुनाव होना था दोस्तों, ब्रिटेन में चुनाव होना था। इस चुनाव के दौरान उन्होंने पानी कि तरीके से पैसा खर्च किया ब्रिटेन की संसद को खरीदने के लिए, और ब्रिटेन की संसद को खरीदकर जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करने की कोशिश स्टार्ट की गई दोस्तों। और इसी के तहत कंपनी का जो है एकाधिकार है वह खत्म होता है, और कंपनी के साथ साथ जो मतलब जो ईसीआई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अलावा अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। लेकिन यह जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, इसमें चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बने हुए थे। किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार बने रहे। कब तक? 1833 तक बने रहे। लेकिन जैसे ही 1833 का चार्टर आता है दोस्तों, 1833 के चार्टर आते ही 1833 के चार्टर आते ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया दोस्तों। क्या किया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का जब व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त होता है, अब यहीं से भारत में या चीन में या श्रीलंका में या कहूं ईस्ट एशियाई देशों में जितने भी ब्रिटेन की कंपनियां थी, वे सभी कंपनियां व्यापारिक लोग भारत में आकर के व्यापार कर सकते थे। अब पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया कंपनी का। पूर्ण एकाधिकार समाप्त होने मतलब कि जो अधिकार अभी तक आपको था, वह अधिकार अन्य व्यापारियों को भी दोस्तों दे दिया जाएगा। और इसी घटनाक्रम में आगे अगर देखते हैं तो 1858 आते आते कंपनी का शासन फिनिश, समाप्त। अब 1858 से लेकर 1947 तक आप देखेंगे, 1858 से 1947 तक दोस्तों क्या चलता है? सम्राट का शासन दोस्तों। यहां तक दोस्तों कंपनी का आपने व्यवस्था देखी। अब अगर देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता था? तो जो कंपनी थी उसका मैनेजमेंट कौन देखता था दोस्तों? तो अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जिसको हम हिंदी में निदेशक मंडल भी बोलते हैं, निदेशक मंडल बोलते हैं दोस्तों। यह जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप था, इसमें 24 सदस्य थे। 24 सदस्यीय एक कमेटी थी
और ये 24 सदस्यों का कुछ ना कुछ शेयर हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इन 24 सदस्यों द्वारा मिल करके ही कंपनी को रेगुलेट या कंपनी को मैनेजमेंट या कंपनी के नियम कानून और विधियां बनाई जाती थी दोस्तों। इसी के आधार पर कंपनी जो है, कंपनी का संचालन हुआ करता दोस्तों। अब आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश के दौरान वह भारत के 3 क्षेत्रों पर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 3 प्रेसिडेंसी नगरों की स्थापना करती है। प्रेसिडेंसी नगर मतलब वो नगर की स्थापना नहीं करते, नगर तो पहले ही थे, पर इनको प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित करते हैं। वो कौन से 3 क्षेत्र होते हैं, आइए देखते हैं मैप के थ्रू दोस्तों। ये आपका प्यारा भारत है, ये आपका भारत दोस्तों। तो भारत में पहला क्षेत्र ये बनता है उनका मुंबई प्रेसिडेंसी, जिसको मुंबई आज हम बोलते हैं या बॉम्बे आप बोल लें। दूसरा था आपका दोस्तों ये मद्रास, और तीसरा था यहां पे बंगाल में दोस्तों कलकत्ता प्रेसिडेंसी। क्या थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी दोस्तों। तो ये 3 प्रेसिडेंसी की उन्होंने स्थापना की, और कंपनी का जो शुरू होता है घटनाक्रम वह दोस्तों यहां सूरत है। सूरत से कंपनी अपनी व्यापारिक व्यवस्था को शुरू करती है दोस्तों भारत में। आइए अब इन 3 स्थानों पे कंपनी कैसे शासन करेगी, इसके लिए सबसे पहले कौन सा एक्ट लाया गया, 1726 का एक्ट लाया गया दोस्तों। 1726 का चार्टर एक्ट, इसे हम चार्टर एक्ट बोलते हैं। कौन सा एक्ट बोलते हैं, चार्टर एक्ट बोलते हैं दोस्तों। 1726 का चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या किया कि ये तीनों प्रेसिडेंसियां बंबई, मद्रास और कलकत्ता की जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, यह स्वतंत्र होकर के निर्णय ले सकती थी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए। क्या कर सकती थी, तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर, तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर, अभी गवर्नर है सिर्फ, गवर्नर जनरल नहीं है दोस्तों, सिर्फ गवर्नर। तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपने प्रेसिडेंसी के लिए अपनी प्रेसिडेंसी के लिए नियम कानून बना सकते थे, नियम कानून बना सकते थे। और ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसियां अपने आप में स्वतंत्र थी। ये तीनों प्रेसिडेंसियां अपने आप में दोस्तों स्वतंत्र थी। कैसी थी, अपने आप में स्वतंत्र थी, अर्थात तीनों पृथक पृथक थी। कैसी थी, तीनों पृथक थी। अब तीनों पृथक पृथक अर्थात कहा जाए कि अभी भारत में या कंपनी का जो शासन था वह केंद्रीकरण पर नहीं था, यह था किस पर, पृथक रूप से। आप भैया बंगाल में नियम बनाइए, आप भैया कलकत्ता में नियम बनाइए, आप भैया मद्रास बना लीजिए, आप भैया मुंबई में नियम बना लीजिए। इस तरह की 3 अलग अलग जो प्रेसिडेंसियां थी वह स्वतंत्र होकर के अपने लिए नियम कानून बना सकती थी अपने प्रेसिडेंसी के लिए। तो दोस्तों यह था 1726 के एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का दिस थिंग ना 1773 का अब रेगुलेटिंग एक्ट। अब दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि रेगुलेटर। आप फैन ऑन में आपका रेगुलेटर लगता है ना, क्यों लगता है कि फैन की स्पीड को तेज करना, स्लो करना, अर्थात फैन को रेगुलेट करना। अर्थात 1773 में ही अब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए व्यवस्था जो बनाई गई उसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब बताइए कंपनी को कौन रेगुलेट करना चाहेगा भारत में, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो नियम बनाएंगे अब 1773 के तहत वह कौन बनाएगी, ब्रिटेन की संसद
कौन बनाएगी दोस्तों? ब्रिटेन की संसद। अब ब्रिटेन की संसद क्यों बनाएगी, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा ब्रिटेन की संसद के पीछे का कारण क्या था, कि ऐसा क्या हुआ कि 1773 आते आते अब कंपनी पर ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की संसद अब कंपनी के लिए नियम बनाना शुरू करेगी दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं इसके तहत क्या व्यवस्था की जाती है कि संसद जो है, ब्रिटेन की संसद अब कंपनी पर नियंत्रण, अर्थात पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, पहले कौन करता था नियंत्रण? पहले नियंत्रण कौन करता था कंपनी पर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में अब कौन करेगी 1773 के बाद? 1773 से ब्रिटेन की संसद करेगी। कौन? ब्रिटेन की दोस्तों संसद करेगी। आइए हम आगे देखते हैं क्या रीजन था ब्रिटेन की संसद क्यों करेगी, उसके पीछे के घटनाक्रम को हमें समझना पड़ेगा। आपको पता है कि 1757 का एक युद्ध होता है जिसको हम युद्ध के नाम से जानते हैं, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध से क्या होता है दोस्तों? बंगाल के नवाब होते हैं, एक बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जी। अब जो सिराजुद्दौला थे, इनको कंपनी हरा देती है, कंपनी ने हरा दिया इन्हें, ठीक, 1757 में। अब 1764 का एक युद्ध होता है जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? बक्सर के युद्ध, जिसमें बक्सर के युद्ध क्या किया जाता है? बंगाल के नवाब, आपके अवध नवाब और साथ ही आपके दिल्ली के बादशाह, या कहूं भारत के बादशाह, हिंदुस्तान के बादशाह, इन तीनों को संयुक्त रूप से कंपनी ने पराजित कर दिया दोस्तों। क्या किया? कंपनी ने पराजित कर दिया। अब कंपनी ने जब इन्हें पराजित कर दिया तो अब यहीं से कंपनी का कद अब भारत में बड़ा होना शुरू करता, अब वो धीरे धीरे जाइंट रूप धारण करना शुरू करता। इसके लिए वह क्या करता है? 1765 में बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। दोस्तों इलाहाबाद की संधि में क्या क्या चीजें थी, यह आपको हम जब इतिहास में पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इलाहाबाद की संधि में क्या क्या व्यवस्था की गई थी। लेकिन संधि के तहत सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था उसके बारे में बताते हैं। 3 प्रांत जो आपके थे, एक बंगाल, बिहार व उड़ीसा। दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी, दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया। अधिकार किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, कंपनी को मिल गया। अब कंपनी को मिलते ही कंपनी ने क्या किया? यहीं से अब कंपनी भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दी। क्या की? भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा दिया। अब जैसे ही भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है, अब इसी के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप के तहत ही भारत में क्या होता दोस्तों? अब कंपनी को मिल गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार। अब कंपनी जो है बंगाल में क्या करेगी? प्यार से लागू करेगी द्वैध शासन। बंगाल में क्लाइव द्वारा, लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या लागू किया जाता है? द्वैध शासन। अब द्वैध शासन जैसे ही लागू होता है, बंगाल में लूट खसोट शुरू हो गई दोस्तों। तो द्वैध शासन के तहत 2 व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्या? एक राजस्व की व्यवस्था होगी, दूसरी निजामत की व्यवस्था। निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर, जो आप देखते हैं जिसमें कानून, नियम, पुलिस व्यवस्था होगी, ये सब थी निजामत में। राजस्व अर्थात रेवेन्यू कलेक्ट करना, अर्थात राजस्व को इकट्ठा करना, यह व्यवस्था किसके तहत थी? यह व्यवस्था दोस्तों कंपनी के तहत थी, अर्थात यह काम कंपनी करती। और निजामत का अधिकार किसको दिया गया? बंगाल के नवाब को। अब इनके पास क्या था? सारे अधिकार थे, ठीक। इनके पास क्या थे? सारे कर्तव्य थे, ठीक। अब कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए राजस्व चाहिए। राजस्व निजामत के अर्थात बंगाल के नवाब पास था नहीं, तब कर्तव्य पूर्ण नहीं होता था। क्या नहीं था? कर्तव्य पूर्ण नहीं होता था।
पर अधिकार खूब था, तो अधिकार के दम पे इन्होंने खूब राजस्व वसूला, दबा दबा के राजस्व वसूला। मतलब कहूं तो बंगाल को पूरा खोखला कर दिया, इतना राजस्व इन्होंने बंगाल से वसूला दोस्तों। लेकिन इस वसूली के क्रम में क्या होता है कि अब कंपनी के पास अकूत पैसा आ जाता है, इतना ज्यादा पैसा कंपनी के पास दोस्तों हो जाता है, और इसमें भ्रष्टाचार प्रारंभ, द्वैध शासन में द्वैध शासन अब विफल होगा, क्योंकि भाई भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, द्वैध शासन विफल। कारण सिर्फ दो। पहला कारण क्या? पहला कारण होता है राजस्व कंपनी चाहती थी कि राजस्व उसके पास हो, चाहती थी राजस्व कंपनी के पास हो, कंपनी के पास हो, ठीक है, और वह जनता पर खर्च ना करे। तो इससे क्या हुआ, बंगाल में क्राइम बढ़ गया दोस्तों। हालांकि साले साले थे ही क्रिमिनल सब, और जब ऐसे लोग आएंगे देश को लूटने के लिए तो क्राइम तो होगा ही। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, बंगाल में भयंकर लूट खसोट शुरू किया। तो जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों ने रिश्वत व भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। अब इससे क्या हुआ, कंपनी को हुआ वित्तीय नुकसान। अब जब वित्तीय नुकसान हुआ कंपनी को, तब कंपनी ने किसके सामने गुहार लगाई जाकर के? इंग्लैंड के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट। अब ब्रिटेन के सम्राट के समक्ष गुहार लगे कि माई बाप बचाओ हमें, बचाई लो बचाई लो बचाई लो करके उन्होंने मांग किया। अब इस मांग के दौरान कंपनी ने कहा भैया तुम्हें राजस्व भी मिल रहा था, सारे अधिकार भी थे तुम्हारे पास, फिर तुम फेल क्यों हो गए? इस फेलियर्स को, इस विफलता की जांच के लिए, कंपनी की विफलता या द्वैध शासन की विफलता की जांच के लिए जो ब्रिटेन की संसद थी उसने एक बनाई गुप्त समिति। क्या बनाई? गुप्त समिति। और इस गुप्त समिति ने बताया कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कंपनी की तरफ हो गया, कंपनी में हो गया है। अब इसलिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक्ट पारित करना होगा आपको, और इसके लिए जो कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ दोस्तों। तो यह था पूरा एक घटनाक्रम, ताकि आप किसी ऐसे जगह पर ना हो कि आपको समझ में ही ना आए कोई टॉपिक। तो पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैंने पूरी पिछले सारे जितने भी घटनाक्रम थे उन सभी घटनाक्रम को मैंने जोड़ने की कोशिश की, ताकि आप 1773 तक के घटनाक्रम को पूर्णतः समझ जाएं। आइए दोस्तों, आप 1773 एक्ट के पहले तक के सारे घटनाक्रम को मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का, या कंपनी के गठन का क्या कारण था, कंपनी की समाप्ति कैसे हो गई, कंपनी का नाम कैसे पड़ा, क्या इनका काम था, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ। हम देखते हैं कि वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इस घटना के पहले मैंने आपसे चर्चा कर दी है, आइए यहाँ पे कुछ लाइनें मैंने ऐड करवा दी थी। 1773 के प्लासी की लड़ाई दोस्तों, यहाँ पे ये आधा पा हुआ प्लासी की लड़ाई, और 1764 में जो बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। अब इन्हीं को समझते समझते भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान का निर्माण भी किया था दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि भारत के संविधान में
भारत के संवैधानिक विकास क्रम में जो 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत क्या क्या व्यवस्थाएं दोस्तों दी गई थी, आइए देखते हैं। आपको दोस्तों आई होप सारी चीजें दिख रही होंगी स्क्रीन पर। आप इसके सारे पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल पीसीएस, टेलीग्राम चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाएं जिसका नाम है पीसीएस मार्गदर्शक दोस्तों, पीसीएस मार्गदर्शक, वहां पर जाएं, वहां चैनल से जुड़ें और जाकर के आप सारे जितने भी पीडीएफ हैं उन सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं हम अपने घटनाक्रम को दोस्तों। तो 17 रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं आइए हम देखते हैं। प्रमुख विशेषता क्या थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया दोस्तों। मैंने बताया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो के पहले बंगाल में कलकत्ता में सॉरी बंगाल, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनको क्या कहा जाता था? उनको गवर्नर सिर्फ कहा जाता था, ना कि गवर्नर जनरल। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिलता, क्या कहा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया दोस्तों। और उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसके द्वारा मद्रास, बंबई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। देखिए दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में अब कंपनी का केंद्रीकरण पड़ता है। पहले क्या था? पृथककरण। 1726 में क्या था कि मद्रास, बंबई और कलकत्ता तीनों की जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर अपना अपना नियम खुद बनाएंगे, कानून खुद बनाएंगे संचालन के लिए। लेकिन क्या किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? बंबई, मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इसीलिए मैंने आपको पीछे सारे घटनाक्रम पहले ही समझा दिया दोस्तों। तो अगला देखते पॉइंट क्या है? अधिनियम के अंतर्गत जो कलकत्ता में ही 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश दोस्तों। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे दोस्तों? तो 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे दोस्तों। आपको यह हमारे दिलीप सर ने जब क्लास ली, दिलीप सर ने इस क्लास में आपको इस बारे में बता दिया कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे दोस्तों। तब आपका यह परीक्षा है, आप बताएं, आपका टेस्ट है एक तरीके से कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। तो किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण था और वह चाहती थी कि कंपनी में जो भी भ्रष्टाचार है उन सारे भ्रष्टाचार पर रोक लग जाए। इसलिए उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और उपहार व रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। साथ ही साथ क्या व्यवस्था की गई? इस अधिनियम द्वारा 5वां पॉइंट था, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब क्या करते हैं, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, के माध्यम से, अर्थात जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण को सशक्त कर दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसने क्या व्यवस्था की? डायरेक्टर्स को बनाते ही व्यवस्था की गई कि अब इसने भारत में इसके राजस्व, जो कंपनी के राजस्व की व्यवस्था होगी, नागरिक व जो सैन्य मामले में इनकी जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटेन की संसद को देना पड़ेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों किया गया है व्यवस्था। दोस्तों यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब लाएंगे हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आइए देखते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे कोर्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। तो पिट्स इंडिया 1784 देखते हैं दोस्तों क्या है।
तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहला, इसने कंपनी के अब राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। कंपनी में पहले क्या होता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही राजनीतिक और वाणिज्यिक, देखिए कहा मैंने पहले इसके पहले ही पार्ट में बताया, पढ़ाया था आपको, देखिए जैसे आपको दिखा देता हूं, इसके पहले ही पार्ट में मैं आपको दिखाया कि कंपनी के पास, देखिए यहां पर क्या है कि इस अधिनियम द्वारा, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से उनके पास राजस्व का भी था, नागरिक और सैन्य मामले, सारे की सारी जानकारी इनको ब्रिटिश सरकार को देनी थी। यह एक ही व्यक्ति था जो ब्रिटेन की संसद को सारी सूचनाएं प्रदान करता था। लेकिन 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा यह व्यवस्था बदल दी गई, और इस व्यवस्था को बदलते ही क्या व्यवस्था की गई, घटनाक्रम क्या चेंज किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो 1773 में राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को एक ही सदस्य अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था, अब वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ना करके अब दो अलग अलग समितियां करेंगे या कमिटीज करेंगे, जिसको जो एक राजनीतिक को देखेगी और एक वाणिज्यिक को देखेगी। दोस्तों आइए दोस्तों, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले, देखिए कंपनी के जो वाणिज्यिक मामले थे उसको दे दिया गया निदेशक मंडल को, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। मामलों की के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामले जो थे, यह जो राजनीतिक मामला दोस्तों यहाँ पे है, राजनीतिक मामले के लिए क्या गठन किया गया, प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया। दोस्तों इस प्रकार द्वैध शासन का व्यवस्था का प्रारंभ भारत में होता है। देखिए द्वैध शासन मतलब होता है एक साथ दो लोगों का शासन। तो कैसा हो रहा है, कंपनी में दो लोग शासन किया, पहला शासन हो रहा है निदेशक मंडल, यह पहला है, दूसरा है नियंत्रण बोर्ड का शासन कंपनी पर, यह दूसरा शासन है, जो कि राजनीतिक मामलों को नियंत्रण बोर्ड देखेगी और व्यापारिक मामलों को निदेशक मंडल देखेगा। दोस्तों आइए दोस्तों हम आगे घटनाक्रम देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट इसमें दे दिया है कि जो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत, अब ब्रिटिश नियंत्रित भारत शब्द की पहली बार चर्चा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तहत की जाती है कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व की जो भी गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण कर सकता है। अर्थात जो नियंत्रण बोर्ड था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी, कंपनी द्वारा नहीं, इसकी स्थापना ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन के क्राउन द्वारा की जाती है। और इसमें कहा जाता है कि जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत अर्थात वह क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन है, वहां पर जो भी नागरिक, सैन्य और राजस्व की गतिविधियां होंगी उसका अधीक्षण व नियंत्रण का काम कौन करेगा, नियंत्रण बोर्ड करेगा। दोस्तों इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दोस्तों जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जहां जहां पर कंपनी का डायरेक्ट शासन था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। दूसरे महत्वपूर्ण क्या था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन के लिए कार्यों के प्रशासन के पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। क्या किया गया, दूसरा कहता है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। 1784 के एक्ट द्वारा कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किसको प्रदान किया गया, ब्रिटिश सरकार को। यह दूसरा पॉइंट था। और पहला पॉइंट था ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, भारत की कंपनी के अधीन भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। दोस्तों कहां पर, जो डायरेक्ट ब्रिटेन के अधीन, मतलब कि जहां पर डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद का या ब्रिटेन की वहां की सरकार का शासन था भारत में। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं चार्टर कानून 1813। दोस्तों कौन सा कानून, चार्टर कानून 1813। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि 1813 आते आते कंपनी मतलब कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चरम लेवल पे थी। अब औद्योगिक क्रांति चरम लेवल पे थी तो वहां के जो व्यापारी थे, जो भकाभक बल्क मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे थे, उन प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को कहीं ना कहीं तो व्यापारिक क्षेत्र चाहिए था। अब व्यापारिक क्षेत्र के लिए व्यापारिक क्षेत्र चाहिए था वहां कंपनियों को, क्योंकि औद्योगिक क्रांति कंप्लीट हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने
ब्रिटेन की संसद पे खूब पैसा बहाया और ब्रिटेन संसद पैसा बहाकर उन्होंने कहा कि भैया जो कंपनी के पास सिर्फ एक अधिकार है, इस मोनोपोली को तोड़ो और हमें भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दो। अर्थात यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। पहले तो एक ही लूट रहा था भारत को, अब साले सब के सब लूटेंगे भारत को आके। जितनी ब्रिटिश कंपनियां थी वो सब भारत को लूटेंगी। पहले तो कोई एक लूट के भारत को खोखला कर रहा था, अब ब्रिटेन की सारी कंपनियां मिलकर भारत को खोखला करेंगी लूट करके। तब भी इस कानून में, मतलब कि जब चार्टर 1813 का आया, जब इसमें जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त तो किया गया, लेकिन फिर भी कंपनी के पास चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का कंपनी की एकाधिकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, लेकिन उस समाप्ति के बाद भी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का कंपनी का जो एकाधिकार है वह बना रहता है दोस्तों। यह समाप्त नहीं होता है, यह समाप्त होगा 1833 के चार्टर द्वारा दोस्तों। और 1813 के चार्टर द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है? इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों, जो कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। अब उसने मान लिया कंपनी ने कि भैया जो कंपनी शासित क्षेत्र है वह ब्रिटेन के राजा के प्रभुता में आती है, अर्थात उसके अधीन है। यह कंपनी ने भी स्वीकार कर लिया। 1813 के पहले कंपनी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि कंपनी अब कमजोर पड़ रही थी धीरे धीरे। अब कंपनी कमजोर पड़ रही थी, तो कंपनी जैसे ही कमजोर पड़ी तो अब वहां पर धीरे धीरे कंपनी पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। किसका? ब्रिटेन की संसद का। तीसरा पॉइंट 1813 चार्टर द्वारा, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने का, क्या साले प्रबुद्ध तो नहीं कर रहे थे, ये शब्द ही गलत है। प्रबुद्ध क्या करेंगे? वो ईसाई मिशनरियां भारत में आती थी धर्म परिवर्तन के लिए। किसके लिए? भारत में धर्म परिवर्तन के लिए आती थी, धर्म परिवर्तन के लिए आती थी। ये चाहती थी कि यहाँ की जो बहुसंख्यक जनसंख्या है वह धीरे धीरे ईसाइयों में कन्वर्ट हो जाए, तो धर्म परिवर्तन की बात करती है। प्रबुद्ध क्या बनाएंगे भारत को? भारत तो खुद ही प्रबुद्ध था पहले से, भारत को प्रबुद्ध करने की क्षमता इनकी थी नहीं, इनकी औकात ही नहीं थी कि भारत को प्रबुद्ध करेंगे अंग्रेज। लेकिन ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, ऐसे शब्दों से आप बचें। ये ईसाई मिशनरियां भारत में आती थी धर्म परिवर्तन के लिए, ना कि भारत को प्रबुद्ध बनाने के लिए। भारत क्या प्रबुद्ध बनाएंगे? भारत तो शुरू से ही बुद्ध का जन्म रहा है, बुद्ध की स्थली रही है, महावीर की स्थली रही है, भगवान श्री राम की स्थली रही है। ये क्या हमें प्रबुद्ध बनाएंगे? हम शुरू से ही हम प्रबुद्ध रहे। जहां शंकराचार्य जैसे लोग पैदा हो रहे हैं वहां ईसाई मिशनरियां हमें आगे क्या प्रबुद्ध बनाएंगी? आइए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं, अपने संविधान में हमने ऐसे शब्दों को जगह दी है अपने पुस्तकों में। चौथा पॉइंट, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में जो बासिंदे थे, बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था शुरू कर दी। अब जब ईसाई मिशनरी अब इससे भी काम नहीं बढ़ा तो इन्होंने क्या किया कि भैया जो भारत के लोग हैं जो ब्रिटिश इलाकों में रह रहे हैं, उन इलाकों में रहने वाले भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देना शुरू करो, अर्थात उन्हें भी अपने जैसा करप्ट बनाना शुरू करो। अर्थात अब जो स्वतंत्र रूप से काम चल रहा है उसको नियम कानून के तहत, विधियों के तहत अब आप बांधना शुरू करें भारत में। अर्थात अब यहां के लोगों में भी पश्चिमीकरण या पश्चिमी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रचार की व्यवस्था को बढ़ाया दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। पांचवा पॉइंट, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। क्या कहा? इस कानून ने भारत की जो स्थानीय सरकारें थी उस स्थानीय सरकारों को कहा कि भैया आप जाइए, जो भारतीय व्यक्ति हैं उन पर कर लगाइए और दोहन करिए उस कर को, और कर को दोहन करके कर का भुगतान जो नहीं कर रहे हैं उनको दंड दीजिए। क्या करिए? उनको दंडित करिए। यहीं से शुरू होगी दोस्तों धीरे धीरे कलेक्टर की व्यवस्था, जिसे आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से आप जानते हैं। यह व्यवस्था आपको यहीं से देखने को मिलनी शुरू होगी। और कलेक्टर का मेन काम क्या होता है कि भैया अलग अलग जगह से आप अपने क्षेत्र विशेष से राजस्व कलेक्ट करें और सरकार तक पहुंचाएं। तो यह व्यवस्था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ की गई भारत में। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, क्या ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। केंद्रीकरण तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हो गया था, लेकिन निर्णायक कदम के तौर पर हम 1833 को देखते हैं, जिसमें 1837 चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था। आइए देखते हैं विशेषताएं क्या थी, जिसमें निर्णायक कदम क्यों कहा जाता है केंद्रीकरण के रूप में। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट,
1833 के चार्टर के तहत इसने बंगाल के अब गवर्नर जनरल को, अब देखिए केंद्रीकरण कैसे मजबूत हो रहा है। पहले क्या था, नहीं पहले सब अलग अलग गवर्नर थे। 1726 में अलग अलग, कौन, कलकत्ता के, मद्रास के, बंबई के, तीनों अलग गवर्नर, अपने में स्वतंत्र पृथक व्यवस्था थी। फिर आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई कि जो बंगाल है वह सुप्रीम गवर्नर जनरल होगा और उसके अधीन होंगे मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल। अब इसी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए 1833 के चार्टर में क्या व्यवस्था की जाती है कि भैया जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं अब उनको क्या बनाया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित होंगी। अब यहीं से केंद्रीकरण प्रारंभ होगा भारत में। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। इस अधिनियम ने क्या व्यवस्था की, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार के निर्माण की बात की जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले, अर्थात जहां पर ब्रिटेन का शासन था, कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण होगा। जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे भारत के, अब वे जो भी ब्रिटिश कब्जे वाला संपूर्ण भारतीय क्षेत्र था उस पर अकेले भारत के गवर्नर जनरल कानून नियम बना सकते हैं दोस्तों। और यह पदवी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं दोस्तों। कौन से, लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पॉइंट, इसने किसने, 1833 के चार्टर ने मद्रास बंबई के गवर्नरों की को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, यानी खलास। इनके पास जो शक्तियां थी कानून बनाने की 1726 के तहत मिली थी, 1773 के तहत गवर्नर के अधीन कर दिए गए बंगाल के गवर्नर के तहत, अब वहीं मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियां छीन ली गई। किस एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत। अब भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए, अर्थात विधायिका ने विधियां बनाने के असीमित अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा जाता है, मतलब कि 1833 के चार्टर एक्ट के पहले जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को नियामक कानून, यानी रेगुलेटिंग, नियामक मतलब होता है रेगुलेट, क्या होता है, रेगुलेट। अब जो नए कानून बनेंगे 1833 के तहत, इनको बनाए गए कानून क्या कहा गया, एक्ट व अधिनियम कहा गया। पहले के 1833 के पहले के जो कानून उनको नियामक कानून या रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, रेगुलेटिंग कानून कहा गया। वहीं अब जो 1833 के अधिनियम तहत जो कानून बन रहे थे उन्हें क्या कहा गया, उन्हें एक्ट या अधिनियम के नाम से जाना गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। जो व्यापारिक निकाय बनाई गई थी, जो व्यापार के लिए जो निकाय बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक निकाय के रूप में थी, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ व्यापारिक रूप में देखी जाती थी, अब वह गतिविधि समाप्त हो गई और वह अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। अब यानी प्रशासन पर नियंत्रण सशक्त होता चला जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही के अधीन आ गए। ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। भाई देखिए दोस्तों, उसके अधीन आ गए। अब फोर्थ पॉइंट, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करना की प्रयास की। क्या किए कि चार्टर एक्ट 1837 के तहत पहली बार यह व्यवस्था की गई कि जो सिविल सेवकों का चयन होगा वह खुली प्रतियोगिता, अर्थात जैसा आप देखते हैं आज वर्तमान में होता है आपके लिए, आज तो भारत में बहुत ही फेयर रूप में सिविल सेवा की व्यवस्था की जाती है एग्जाम की, पर अंग्रेजों के दौर में भी सिविल सेवा की व्यवस्था की जाती थी। वो दिखाने के लिए खुली प्रतियोगिता की बात करते थे, पर खुली प्रतियोगिता जैसी कोई व्यवस्था नहीं करते थे वो। पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 1837 के एक्ट के तहत ही सिविल सेवक जो थे उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था, का प्रयास किया गया था, पर यह लागू नहीं हो पाया था। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय व रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की एक श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम।
मतलब 1793 से, क्या कहूं ये दोस्तों, यहाँ 1793 गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे होगा 1773 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम है। अर्थात अब यहां से अधिनियम समाप्त होगा, भारत शासन अधिनियम। क्यों भारत शासन अधिनियम? क्योंकि 1858 का जो शासन आएगा, अब ब्रिटेन की साम्राज्ञी अर्थात ब्रिटेन के सम्राट का शासन या क्राउन का शासन भारत पर होगा, इसलिए कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है, अब चार्टर अधिनियम समाप्त होगा और उसे कहा जाएगा क्या, भारत शासन अधिनियम के, अर्थात भारत में शासन करने के लिए जो बनाए गए अधिनियम थे। और चार्टर इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि अभी तक जो ब्रिटेन की संसद थी वह कंपनी पर नियंत्रण करना चाहती थी, इसलिए चार्टर अधिनियम आता था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। आइए देखते हैं क्या था 1853 के अधिनियम में, और यह लास्ट अधिनियम है दोस्तों आपका आज का। 1853 का अधिनियम, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। पहली बार क्या किया, गवर्नर जनरल के पास जो 1833 के तहत जो विधायी और जो प्रशासनिक कार्य एक ही व्यक्ति में समाहित हो गए थे, अब उसको अलग कर दिया गया। इसके तहत क्या किया गया कि परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। उन्हें विधान पार्षद कहा गया, जो 6 सदस्य जोड़े गए उन्हें विधान पार्षद कहा गया। या दूसरे शब्दों में, इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। दोस्तों, परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। हालांकि यह संसद नहीं थी, पर एक संसद, छोटी संसद के तौर पर काम करना शुरू कर दी। दोस्तों, इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। दोस्तों, विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या कहा गया इसमें, और ये विधायिका जो बनाई गई थी आपको दोस्तों, यहां देख रहे हैं जो आपको ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश संसद के तौर पर काम करती थी। जैसे कि कहा जाए तो यह व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि जो गवर्नर जनरल थे, अब पूरे भारत में शासन करना था, पर उनके पास शासन करने के लिए लोग नहीं थे, नियम कानून बनाने के लिए ग्रुप नहीं था। तो उस ग्रुप के लिए विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद का दोस्तों गठन किया जाता है। आइए हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, 1853 के तहत इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था को आरंभ किया। जो 1837 में बात की गई थी, जिसको रोक दिया गया था, खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था सिविल सेवकों के लिए, वह प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवाओं भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। जो विशिष्ट सेवाएं हुआ करती थी, उनको भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। जो मैकाले समिति बनाई गई थी, वह इसीलिए बनाई गई थी, भारतीयों के लिए जो भारत में सिविल सेवा है उसकी कैसी व्यवस्था की जाए, इसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। क्या कहा इसने, कंपनी के शासन को विस्तारित किया, अर्थात जो कंपनी का शासन था उसको और विस्तार दिया, और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। उन्होंने मतलब इंग्लैंड के जो राजशाही का विश्वास था उसके तहत बताया कि जो भारतीय क्षेत्र है हम उनको ठीक से भारत में रखे हैं। यह विश्वास इंग्लैंड की राजशाही को उन्होंने दिया और कंपनी अपना शासन लगातार विस्तारित करते जा रही थी। लेकिन पूर्व के अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। पहली बार ऐसा होता है कि कंपनी के लिए कंपनी का शासन तो विस्तारित हो रहा था, अर्थात कंपनी जो चल रही थी वह उसको एक लंबा टेन्योर मिलता जा रहा था, लेकिन यह नहीं पता था, क्योंकि नियम नहीं इसमें फिक्स किया गया कि आप 20 वर्षों तक व्यापार करेंगे। जो भी व्यवस्था रही उसको यहाँ चर्चा नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि संसद, जो ब्रिटेन की संसद थी, वह कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर सकती थी। जो ब्रिटेन की संसद थी वह कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकती थी। 1853 के एक्ट के तहत के बाद ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि कंपनी के शासन को तो विस्तारित किया गया, पर एक निश्चित जो समय टेन्योर फिक्स हुआ करता था, उस टेन्योर को फिक्स नहीं किया गया था इस बार।
चौथा पॉइंट देखो दोस्तों क्या है, हमारा चौथा पॉइंट क्या है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? इसने भारत में प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल से, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना। दोस्तों इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का जो चुनाव होगा, कितने सदस्यों का? 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया। दोस्तों यह था आपका 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। अब हम 1858 का अधिनियम, जिसको हम कहते हैं कि एक तरीके से राजशाही व्यवस्था, या हम कहें कि अब कंपनी का शासन 1858 में, यहीं भी देख लेते हैं दोस्तों। अब 1858 के तहत अब कंपनी का शासन समाप्त होगा। कंपनी का शासन समाप्त। अब 1858 से लेकर के 1947 तक क्या चलेगा दोस्तों? 1858 से लेकर 1947 तक चलेगी एक ऐसी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं सम्राट का शासन या क्राउन का शासन। दोस्तों तो इस घटनाक्रम को 1858 से लेकर 1947 की घटनाक्रम को हम कल देखेंगे। दोस्तों सम्राट के शासन को हम कल देखेंगे। आई होप आपको क्लास आज अच्छी लगी होगी, आप एंजॉय किए होंगे क्लास में, आपको सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए दोस्तों। आप हमारे चैनल पीसीएस मार्गदर्शक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, लगातार चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहे दोस्तों, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, क्योंकि आपके द्वारा जो चैनल के सब्सक्रिप्शंस हैं या चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट होता है, इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमने कैसा पढ़ाया, कैसा नहीं पढ़ाया। तो दोस्तों आप हमें बताएं, हमें गाइड करें कि हम कैसी क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, हमें वह भी बताते रहे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। मैं अपनी बात कहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।